हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो हिंदी का पेपर है, ये क्लास 12th का पेपर है। इसका सेट नंबर है J502 और ये 19 जुलाई 2023 यानी कि 19 जुलाई 2023 का री एग्ज़ाम का पेपर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशंस देखना शुरू करते हैं। जो पहला वाला सेक्शन है आपका विभाग 1, उसे वो बोलते हैं गद्य सेक्शन। जैसे कि इंग्लिश के पेपर में प्रोज होता है, वैसे हिंदी के पेपर में ये गद्य सेक्शन होता है। ये 20 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो ये जो गद्यांश है आपका, ये आपकी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। शाह की बात सच है, ये देखिए। अध्याय 6 पाप के 4 हथियार, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का लिखा हुआ ये चैप्टर है, इसमें से लिया गया है। ये देखिए, शाह की बात सच है पर यह सच्चाई एकांगी है, सत्य इतना ही नहीं। यहाँ से ये शुरू हुआ है। इसका जो पहला ही क्वेश्चन है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। ये आपकी इंग्लिश युवक भारती की जो बुक है, हिंदी युवक भारती की जो बुक है, वो वाली टेक्स्ट बुक है आपकी। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पाप के 4 शस्त्र। तो पाप के 4 कौन से हैं शस्त्र आपको, क्योंकि इसी में से लिखना है। ये देखिए, उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये चारों हैं। मैंने रजिस्टर में भी लिखा है कि एग्जाम पेपर में आपको कैसे लिखना होता है, वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दिखाऊंगी। लेकिन पहले पेपर में हमें देखना जरूरी है, क्योंकि सॉल्यूशन जो लिखने होते हैं एग्जाम में, वो आपको उस पैसेज में से ही फाइंड आउट करके लिखने होते हैं। दूसरा वाला है सुधार करने वाला। ये भी आपको गद्यांश में से ही ढूंढकर लिखना है। मतलब अगर आपको पता है तो भी अपने मन वाला आपको नहीं लिखना है, जो इसमें दिया हुआ है वही लिखना है। अब देखिए, सुधार करने वाला कौन होता है? सुधार करने वाला होता है सुधारक। ये दिया हुआ है, देखिए, सुधारक। दूसरा है निंदा करने वाला। तो निंदा करने वाला व्यक्ति कौन होता है? निंदा करने वाला व्यक्ति वो होता है, उसे कहते हैं निंदक। पाप करने वाला पापी, और प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को कहते हैं प्रबंधक। तो ये चारों वर्ड आपके इसी में है। जो प्रबंध करता है चीज़ों का उसे बोलते हैं प्रबंधक, जो सुधार करता है उसको बोलते हैं सुधारक, जो पाप करता है उसे बोलते हैं पापी, और जो आपका निंदा करता है उसे बोलते हैं निंदक। आप इसको पैसेज को पढ़ोगे तो आपको सबका मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। 2 मार्क्स का है। 40 से 50 शब्दों में आपको अपने खुद के यानी कि स्वयं के थॉट्स लिखने हैं आपको, कि लोगों के सक्रिय सहभाग। सक्रिय सहभाग क्या होता है? मतलब लोगों के एक्टिव, सक्रिय मतलब एक्टिव, सहभाग मतलब कोऑपरेशन। मतलब जो लोग हैं उनके एक्टिव कोऑपरेशन से ही समाज सुधारक का मतलब, अगर किसी को समाज को सुधारना है तो कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता ना। आज गांधी जी ने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो अकेले थोड़ा ही लड़ी थी, कितने लोगों ने उनका साथ दिया था। वैसे ही कहना है कि जो समाज सुधारक का कार्य है वो किसी एक व्यक्ति के बस की नहीं है, उसमें लोगों के सक्रिय सहभाग यानी कि लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। उसी पे आपको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है। तो चलिए जो लिखा हुआ है वो देखते हैं। पहले इन क्वेश्चंस के आंसर देखो। पहले वाले का, पाप के 4 शस्त्र, स्क्रीनशॉट ले लो आप। सुधार करने वाला सुधारक, निंदा करने वाला निंदक, पाप करने वाला पापी, प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि भी आप उसे बोल सकते हो, सॉरी प्रबंधक नहीं, प्रतिनिधि होता है वो। प्रबंधक बताया था ना मैंने आपको। प्रबंधक वो होता है जो प्रबंध करता है। तो प्रतिनिधित्व करने वाला है आपका प्रतिनिधि। अब जो हमारा पैराग्राफ है वो देखते हैं। समाज सुधार कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, किसी एक व्यक्ति के वश का काम यह नहीं है। सिर्फ मन के विचार लिखने हैं आपको अपने, कि आपको कैसा लगता है। इस कार्य को भली भांति करने के लिए, भली भांति मतलब अच्छी प्रकार करने के लिए, समाज के प्रतिनिधियों होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, जो मतलब रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। जो समाज के प्रतिनिधियों एवं निष्ठावान कौन होते हैं? निष्ठावान मतलब जो डिवोटेड होते हैं अपने कार्यकर्ता होते हैं, जो सोशल वर्कर्स होते हैं, वो का सहयोग लेना आवश्यक होता है। सहयोग मतलब सपोर्ट की ज़रूरत होती है। समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए समाज के लोगों का सहयोग आवश्यक है। बिना लोगों के सक्रिय सहयोग से समाज विरोधी तत्वों से पार पाना संभव नहीं होता है। समाज विरोधी मतलब जो समाज के अगेंस्ट काम करते हैं, मतलब जो समाज में गलत ही काम करते हैं, उनसे पार पाना मतलब उनसे निपटना संभव नहीं होता है। अतः लोगों के सक्रिय सहयोग से ही, मतलब लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही समाज सुधारक सफल हो सकता है। कोई भी समाज सुधारक तभी सफल हो सकता है जब सभी लोग उसको सहयोग करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका आ वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 6 मार्क्स का था। अब दूसरा वाला देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। बहुत देर तक हम रोते रहे, फिर मौसी ने ही साहस किया और मुझे भी चुप कराया। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, यहाँ से लेके और यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद नीचे के क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो देखिए सब कुछ इसी में से आया है। गद्यांश में उल्लेखित पारिवारिक रिश्ते, तो मौसी, ये देखो मौसी। दूसरा देखो मौसेरा भाई, मौसी के बेटे को मौसेरा भाई बोलते हैं। मामा, नाना, कितने सारे आ गए आपके, तो लिख दिया मौसी, मौसेरा भाई, मामा और नाना। नेक्स्ट देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश में आए हुए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। शब्द युग्म होते हैं शब्दों के जोड़े जो एक साथ बोले जाते हैं, जैसे कि खाते पीते। ये देखिए इनके बीच में डैश दिया रहता है। खाते पीते किसान थे, खाते पीते एक साथ आया है। पहला वर्ड हो गया आपका खाते पीते, दूसरा वर्ड हो गया आपका खेती बाड़ी, तीसरा वर्ड हो गया आपका पढ़ाई लिखाई, और लास्ट फोर्थ वर्ड हो गया माँ बाप। देखिए माँ बाप, चारों को यहाँ पे लिख दिया गया है। खाते पीते, खेती बाड़ी, पढ़ाई लिखाई, माँ बाप, इनको बोलते हैं शब्द युग्म, यानी कि शब्दों के जोड़े। खाते पीते, खेती बाड़ी, पढ़ाई लिखाई। नेक्स्ट है आपका माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। इस कथन पर 40 से 50 शब्दों में अपना मत लिखिए। 2 मार्क्स का है ये, और ये बहुत इजी है, आप बड़े आराम से लिख सकते हो, क्योंकि मम्मी से हर बच्चे को प्यार होता है। तो माँ के ऊपर लिखने के लिए समझो माँ का एस से मिला है, वो बहुत ईजी है। फिर भी जो लिखा है वो देख लेते हैं। ये शब्दों के जोड़े हैं, जो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। और ये जो पैराग्राफ है ये चैप्टर 11 जो है ना आपका, अध्याय 11 कोख जाया, जिसके मूल लेखक है श्याम दहीहरे और अनुवादक है वैद्यनाथ झा, उस चैप्टर से लिया गया है। यानी कि अध्याय 11 से आपका ये वाला जो पैराग्राफ है आपका, ये अध्याय 11 से लिया गया है। माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, 40 से 50 शब्द लिखने। अब देखने में तो ये लग रहा है देखो कितना छोटा है, लेकिन इसमें 72 वर्ड्स है। टोटल काउंट किए मैंने, 72 वर्ड्स है। यानी कि 1-2 सेंटेंस एंड करने के चक्कर में अगर 1-2 सेंटेंस ज़्यादा हो जाए या 1-2 सेंटेंस कम रहे तो भी मार्क्स फुल मिलते हैं। कहा जाता है कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। संसार का सबसे प्यारा शब्द है माँ। माँ का स्थान देवताओं से भी ऊपर है। हमारी माता हमारे लिए भगवान का रूप होती है। माता के चरणों का स्पर्श करने से बल, बुद्धि, विद्या और आयु प्राप्त होती है। बल मतलब शक्ति, स्ट्रेंथ, बुद्धि मतलब नॉलेज, विद्या मतलब एजुकेशन, और आयु मतलब एज। कितने कष्टों को सहकर, कष्ट मतलब प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज लाइफ की को सहकर माँ संतान को जन्म देती है। माता पिता के आशीर्वाद से हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आशीर्वाद मतलब ब्लेसिंग, सबको ही पता है। क्षेत्र मतलब फील्ड, सफलता मतलब सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। मतलब ये भी एक पैराग्राफ टाइप में आपको आंसर देने हैं, और आंसर की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 80 से 100 वर्ड्स की होनी चाहिए। निराला जी का आतिथ्य भाव स्पष्ट कीजिए। ये भी चैप्टर रीड किया होगा तो आप बना के आंसर लिख सकते थे। निराला जी अतिथि को देवता के समान मानते थे। निराला जी जो थे वो अतिथि यानी कि गेस्ट को देवता के समान मानते थे। और हमारे इंडिया में कहावत भी है, अतिथि देवो भव, यानी कि जो गेस्ट होते हैं वो हमारे घर में जो है इंडिया में देवता के समान, भगवान के समान उन्हें माना जाता है। वे अपने अतिथि की सुविधा में कोई कसर बाकी नहीं रखते थे। वे अपने अतिथि यानी कि गेस्ट की सुविधा में कोई भी कसर मतलब कोई भी कमी बाकी नहीं रखते थे। वे अतिथि को अपने कक्ष में ठहराते थे। अपने कक्ष में मतलब अपने खुद के रूम में ठहराते थे, मतलब रुकवाते थे। उसके लिए स्वयं भोजन तैयार करते थे, मतलब खुद खाना बनाते थे। जूठे बर्तन भी वे स्वयं मांजते थे, मतलब बर्तन साफ करते थे गेस्ट के। सामान घर में नहीं होता था तो वे अपने मित्रों से मांग कर लाते थे, पर अतिथि सेवा में कोई कभी कमी नहीं रखते थे। कई बार तो वे कवियत्री महादेवी वर्मा के यहाँ से भोजन बनाने के लिए लकड़ियाँ और घी आदि मांगकर ले आए थे। निराला जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में अपार श्रद्धा थी। निराला जी का आतिथ्य भाव अपनी किस्म का निराला था। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े, आप सिर्फ पढ़ोगे तो समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनो किशोरी पाठ के आधार पर रूढ़ी, परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सुनो किशोरी, ये मार्च 22 में भी आया था, रिपीटेड है ये, मतलब 2 महीने पहले जो मार्च 22 के एग्जाम हुए थे उसमें भी आया था, और उसके बाद अभी जुलाई में भी आया है। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ के गैप में रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन।
सुनो किशोरी पाठ के आधार पर रूढ़ी परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार, मतलब जो राइटर हैं चैप्टर के, उनके विचार बताने हैं। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है। कहते नहीं कि भाई कंजर्वेटिव हो क्या, बाहर निकलो, मतलब जो पुरानी परंपराएं हैं ना जिससे लोग बंधे रहते थे। अब पुराने जमाने में क्या था, बेटियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता था, ऐसी बहुत कम लड़कियां थी जिनको एजुकेशन मिलती थी, नहीं तो ज़्यादातर लड़कियों को सिर्फ चौका चूल्हा सिखाया जाता था और फिर उनकी शादी कर दी जाती थी 15-16 साल की होते होते। लेकिन आज की डेट में वैसा हो रहा है क्या? नहीं। उस पुरानी जो रूढ़िवादी परंपरा है उनसे कितने सारे पेरेंट्स अब बाहर निकल चुके हैं। अब हर कोई, गरीब से लेके गरीब और अमीर से लेके अमीर, हर कोई अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहा है। यानी कि जो लड़कियों को शिक्षा ना देने की परंपरा थी, रूढ़ी थी, वो हट गई ना। अब हर कोई अपनी बेटा हो या बेटी, उनको एक समान दृष्टि से शिक्षा दे रहा है। प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली, मतलब जो प्रगतिशील मतलब जो प्रोग्रेसिव समाज मतलब सोसाइटी है, उसको पीछे ले जाने वाली जो समाज की कोई भी रीति नीति, मतलब कोई भी रिचुअल है, कोई भी पुराने जमाने का रिवाज है, रूढ़ी है, रूढ़ी स्थिर होती है, मतलब रूढ़ियाँ चलती रहती हैं, वो बदलती नहीं है। जबकि परंपरा समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती जाती है। लेकिन जो परंपरा है वो समय के साथ अनुपयोगी मतलब जो चीज़ें यूजफुल नहीं रही ना, उन्हें छोड़ती गई, उन मूल्यों को पीछे छोड़ती गई और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती गई। निरंतर बहती परंपरा है, मतलब ये कह रहे हैं कि जो रूढ़ी परंपरा है वो क्या है, वो अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती है, और जो हमारी प्रगतिशील परंपरा है वो क्या करती है, वो उपयोगी मूल्यों को जोड़ती रहती है और निरंतर बहती परंपरा कहलाती है। परंपरा जो है वो गतिशील है, एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता है। मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें उन्हें तो अपनाता चलता है। हमारा जो प्रोग्रेसिव समाज है, और जो बेकार की चीज़ें हैं ना, सड़ी गली मतलब जो ऐसी परंपराएं हैं जिनसे समाज को फायदा ना हो, उन्हें साइड करते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया, इस कथन को पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये आपका आदर्श बदला चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं, चैप्टर नंबर 4 है आदर्श बदला। आदर्श बदला में देखिए, आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे ना लास्ट पेज का, पेज नंबर 20 का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको लिखा हुआ आंसर भी दिखाऊंगी। देखिए, अकबर का तानसेन के साथ बहुत प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उसका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। फिर भी अकबर ने अपना निर्णय सुना दिया कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब लेकिन तानसेन तो उनको मृत्यु दिलवाते नहीं है। तानसेन तो ये रिवाज खत्म कराना चाहते हैं कि कोई और, वहाँ पर क्या रिवाज था, तानसेन ने क्या रिवाज बना दिया था कि तानसेन को जो हरा पाएगा वो तो जीतेगा, नहीं तो अगर कोई नहीं हरा पाया तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तानसेन और बैजू बावरा का राग युद्ध नगर के बाहर वन में आयोजित किया गया था। बैजू के पदों को सुनकर जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। लगा सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। कुछ हरिन छलांगे मारते हुए, मतलब उछलते हुए, जंप करते हुए वहां आ गए थे। वे संगीत सुनते रहे। बैजू ने अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। वे चले गए। बैजू ने तानसेन से कहा, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दें, तब जानू आप राग विद्या में पारंगत है। तानसेन ने सितार बजाया पर हरिन नहीं आए। तानसेन बैजू से कहता है, हिम्मत है तो दोबारा हिरन बुलाकर दिलाओ। मतलब वो बैजू से कहता है कि हिरन जो है वो अपने आप आए थे, तुम्हारे संगीत से नहीं आए थे। अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम दोबारा बुलाकर दिखाओ। तब बैजू कहते हैं, ठीक है, मैं दोबारा बुलाकर दिखाता हूँ। और बैजू जो है वो सितार बजाने लगा। हरिन जो है वो फिर बैजू के पास आ गए। बैजू ने उनके गले से मालाएं उतार ली और तभी अकबर कहते हैं, अकबर ने अपना निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कोई दो। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पर कोई दो करने हैं, मतलब एक ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन मुझे हर क्वेश्चन का आंसर बताना होता है वीडियो में, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने कोई सा लिखा होता है, किसी स्टूडेंट ने कोई सा। लेकिन क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करते समय आप ध्यान दें, जो 2024 में अब एग्जाम देंगे उनकी वजह से बता रही हूँ कि भाई आपको ऑप्शन पढ़ना है कि कितने आंसर लिखने हैं, कोई दो, यानी कि 3 दिए हैं तो कोई 2 करने हैं। अब यहाँ पर 4 दिए हैं, 4 में से कोई 2 करने हैं और 2 ऑप्शन में दिए गए हैं आपको, मतलब जो 2 बढ़िया आते हो हमेशा उनको आंसर करो। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी की रचनाओं के नाम। चारों क्वेश्चन देख लो आप, फिर आंसर एक साथ देख लेंगे। लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली, सुदर्शन जी का मूल नाम, हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि।
तो ये देखिए चारों क्वेश्चंस का आंसर। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी की रचनाओं के नाम कौन कौन सी हैं इनकी रचनाएं? प्रमुख कृतियां लिखा हो तो भी वही आंसर लिखना है, रचनाएं लिखना हो तो भी। लोक विज्ञान, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार, बहुत सारी हैं लेकिन मैंने 3 नाम लिखे हैं। अगर 3 नहीं और सिर्फ एक नाम भी लिख के आओगे ना तो भी फुल 1 मार्क्स मिलेगा आपको, क्योंकि वहां पे लिखा नहीं है कि उनकी 10 रचनाएं बताओ, उनकी 2 रचनाएं बताओ या उनकी 5 रचनाएं। आप सिर्फ 1 रचना लोक विज्ञान लिखोगे तो भी आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा, और अगर 3 लिखोगे तो भी 1 ही मार्क मिलेगा, 4 लिखोगे तो भी 1 मार्क मिलेगा। लेखक कन्हैया कुमार मिश्र जी की भाषा शैली, तो उनकी भाषा मंजी हुई, सहज, सरल और मुहावरेदार है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, लेखक कन्हैया कुमार मिश्र जी की भाषा शैली मंजी हुई, सहज, सरल और मुहावरेदार है। सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ भट्ट है। हिंदी के कुछ आलोचकों ने महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा की उपाधि दी है। आधुनिक मीरा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया है, यहाँ से हमारा सेक्शन 2 शुरू होता है, विभाग 2। सावन आए गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना, बदरा गरजे बिजुरी चमके, पवन चलती पुरवैया ना। यह आपका 20 मार्क्स का है, विभाग 2 भी। पहले वाला सेक्शन भी आपका 20 मार्क्स का था जो कंप्लीट हो गया है, ध्यान से लिखा होगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो सेकंड पार्ट है आपका पोएट्री सेक्शन, पद्य विभाग, ये भी 20 भाग का है। अब इसको पढ़ के, इस पोएम को पढ़कर आपको नीचे की कृति को पूर्ण करना है। तो सावन में ये बोलने लगे, कौन बोलने लगे सावन में? ये देखिए, दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले। अब क्योंकि ऑप्शन में 2 ही बॉक्स दिए गए हैं तो आपको किसका नाम लिख देना है? दादुर लिख दो, मोर लिख दो। दादुर होते हैं मेंढक और मोर को तो आप जानते ही हैं। अगर दादुर नहीं लिखोगे और मोर और पपीहा लिखा होगा ना तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। दादुर, मोर, पपीहा, तीनों में से कोई भी 2 नाम आपको भरने थे। नेक्स्ट देखो, सावन में ये फूलने लगे, लता और बेल, 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं इसलिए लता और बेल लिखा है। ये देखिए, लता बेल सब फूलन लागी, ये देखिए, लता बेल सब फूलन लागी। तो लता और बेल, बेल लता लिख दो या लता बेल लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शब्दों के पद्यांश में आए समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। समानार्थी मतलब सिनोनिम्स, सेम अर्थ वाले, मतलब उस चीज को वो भी बोलते हैं और वो भी बोलते हैं, वही होते हैं समानार्थी। अगर होता विलोम शब्द तो होते अपोजिट वर्ड्स। तो समानार्थी शब्द देखते हैं। पहला वाला है हवा, तो हवा को देखिए पवन भी बोलते हैं, हवा को पवन भी बोलते हैं। दूसरा है पृथ्वी, तो पृथ्वी को देखिए धरती भी बोलते हैं। तीसरा है नदी, नदी को सरिता भी बोलते हैं। लास्ट है आपका बादल, तो बादल को बदरा भी बोलते हैं। बदरा घिर घिर आवे ना, मतलब बादल घिर घिर के आए, तो ये क्या है आपका बदरा। पवन, धरती, सरिता और बदरा। नेक्स्ट है आपका सावन बड़ा मन भावन। इस विषय पर अपने 40 से 50 शब्दों में, मतलब अपने खुद के मन के विचार लिखने हैं। सावन बड़ा मन भावक एक पैराग्राफ लिखना है आपको 40 से 50 शब्दों में। तो चलिए इन आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लो आप। और ये आपका अध्याय 12 लोकगीत कजरी से लिया गया है, पेज नंबर 66 है आपकी टेक्स्ट बुक का। नेक्स्ट, सावन बड़ा मन भावन। देखिए, सावन के महीने का हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। कजरारी काली घटाएं, कजरारी मतलब काजल वाली, काली घटाएं मतलब ब्लैक क्लाउड्स आते हैं ना कई बार आसमान में, आपने देखा होगा। उमड़ते घुमड़ते मेघ, रिमझिम फुहारे, भीना भीना मौसम। सावन शब्द अपने आप में मन भावन है। आषाढ़ की तपती झुलसती गर्मी, तपती झुलसती मतलब स्कॉर्चिंग हीट, देखा है ना आषाढ़ में कितनी गर्मी होती है, इंसान जल जल जाता है। तो तपती झुलसती मतलब स्कॉर्चिंग गर्मी मतलब हीट के बाद सावन की ठंडी फुहारे मन को प्रसन्न व वातावरण मतलब एटमॉस्फेयर को मनमोहक बना देती है। मनमोहक मतलब बहुत अपील करता है, अच्छा लगता है वो। प्रकृति खिलखिलाती है, प्रकृति मतलब नेचर, खिलखिलाती है मतलब कैसे खिलखिलाती है, हमारी तरह हंसती थोड़ा ही है, लेकिन चारों तरफ फूल खिलते हैं, एकदम हरे भरे घास के मैदान हो जाते हैं, खेतों में फसलें उग जाती हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रकृति जो है वो खिलखिलाती है। मन मयूर झूम उठता है, मन मयूर, हमारा मन मयूर थोड़ा ही है लेकिन मोर की तरह उछलने लगता है, मतलब झूमने लगता है। हम कितने खुश हो जाते हैं। लोग मानसून सीजन में कितना घूमने के लिए जाते हैं, नदियाँ देखने, झरने देखने के लिए, फाउंटेन्स, वो सब। इसलिए कहते हैं कि आया सावन बड़ा मन भावन। तो ये आपका 40 से 50 शब्दों में हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला कंप्लीट हो गया आपका, 6 मार्क्स का था। दूसरा वाला आ क्वेश्चन, ये भी आपका 6 मार्क्स का है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों तो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। सरस्वती यहाँ सरस्वती जी के लिए यूज किया गया है।
भंडार मतलब उनके पास तो ज्ञान का, विद्या का भंडार होता है। ज्यों खर्चे मतलब जैसे जैसे हम उसे यूज करते हैं त्यों त्यों बढ़े, तैसे तैसे वो वैसे वैसे वो बढ़ता जाता है। अब देखिए, सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो है इन पहले की लाइनों में ही दिया हुआ है। आंसर देखते हैं। ये पाठ 5 वृंद के दोहे टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 27-28 से लिया गया है। अब देखो, सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है, इसका कारण लिखिए। ये भी आपका कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है क्योंकि इसे जैसे जैसे खर्च किया जाता है वैसे वैसे वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता रहता है, अर्थात उसमें वृद्धि होती रहती है। आपके पास कोई नॉलेज है, सपोज आपके पास कोई ज्ञान है, आपको कोई चैप्टर आता है, तो आप किसी को भी वो आसानी से पढ़ा सकते हो। मतलब आपने अपना ज्ञान बांटा तो आपका रिविजन हो गया, और आपने जिसे सिखाया अगर वो भी आगे किसी को सिखाएगा तो इस तरह क्या होगा। तो सरस्वती का भंडार जो है कहा गया है कि वो अपूर्व है क्योंकि बांटने से वो बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। व्यापार मतलब बिजनेस में दूसरी बार, छल कपट मतलब किसी के साथ चीटिंग करना, असंभव मतलब इम्पॉसिबल। व्यापार में पहली बार किया गया छल कपट सामने वाले को समझते देर नहीं लगती, दूसरी बार वह सतर्क हो जाता है, इसलिए व्यापार में, बिजनेस में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है, मतलब दूसरी बार चीटिंग करना। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लो, आप एक किराने की शॉप पे चीनी लेने के लिए जाते हो, आप उससे कहते हो भैया मुझे 2 किलो चीनी दे दे। अब वो 2 किलो चीनी की जगह अगर आपको 1.5 किलो देगा और घर ला के आप वेट करते हो, या आपको किसी भी तरह पता चलता है ये तो हाफ है, अब आप लड़ भी नहीं सकते, तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट टाइम उसकी दुकान पे नहीं जाओगे कि भाई ये तो बेईमान दुकानदार है, कम सामान देता है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट देखो, उचित मिलान कीजिए। आंखें काठ, कार्य उद्यम, लकड़ी नैना, प्रयत्न कर्तव्य। तो ये रॉन्ग दिए गए हैं, आपको इनको उचित मिलान करना है। तो आंखें क्या है? आंखों को नैना भी बोला जाता है, ये देखिए नैना। कार्य क्या है? कार्य को कर्तव्य भी बोला जाता है। लकड़ी को काठ, और प्रयत्न को उद्यम भी बोला जाता है। प्रयत्न मतलब, प्रयत्न को क्या क्या बोला जाता है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो, कार्य को कर्तव्य भी बोलते हैं, कार्य भी बोलते हैं, कर्म भी बोलते हैं, काम भी बोलते हैं और कौशल भी बोलते हैं। वैसे प्रयत्न को उद्यम भी बोलते हैं, परिश्रम भी बोलते हैं, शारीरिक कार्य भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा इसलिए बताएं कि दूसरी बार रिपीट करके दे दे तो आप कर सकते हो ना फिर। और पेपर के अकॉर्डिंग ये है, स्क्रीनशॉट ले लो। आंखें नैना, कार्य कर्तव्य, लकड़ी काठ और प्रयत्न उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। आंसर देखते हैं। चादर देखकर पैर फैलाने का अर्थ है जितनी अपनी क्षमता हो उतने में ही काम चलाना, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका बजट है उतने में ही काम चलाना। आपके पास 500 रुपीज़ हैं तो आप उसी में खर्चा करो, नहीं कि 500 उससे मांग लो, 500 उससे मांग लो, 500 उससे मांग लो। वैसे ही वही बोला गया कि जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए। यह अर्थशास्त्र का साधारण नियम है। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स का ये एक जनरल लॉ है। सामान्य व्यक्तियों को लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस नियम का पालन करती हैं। जो लोग इस नियम के आधार पर अपना कार्य करते हैं उनके कार्य सुचारू रूप से चलते हैं, मतलब अच्छे तरीके से चलते हैं। जो लोग बिना सोचे विचारे किसी काम की शुरुआत कर देते हैं और अपनी क्षमता का ध्यान नहीं रखते, मतलब अपने बजट का ध्यान नहीं रखते, उनके सामने आगे चलकर आर्थिक संकट मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है, उपस्थित हो जाती है। इसके कारण काम जो है वो ठप हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी क्षमता का अंदाजा लगाकर ही कोई कार्य शुरू किया जाए। मतलब आप किसी भी वर्क को स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप देखो कि भाई मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। रसास्वादन कीजिए मतलब एप्रिसिएशन, जो इंग्लिश के पेपर में आता है ना कि एप्रिसिएशन लिखो इस पोएम का, सेम उसको हिंदी में रसास्वादन बोलते हैं। मतलब आपको क्या करना है, पोएम का एप्रिसिएशन लिखना है। 6 मार्क्स का है ये भी। पोएट का नाम बताने के लिए 1 मार्क है, अपनी पसंद की पोएम्स की जो लाइंस हैं वो बताने के लिए भी 1 मार्क है, पसंद का कारण रीज़न बताने के लिए 2 मार्क्स हैं, और जो सेंट्रल आइडिया है, थीम है पोएम का, वो बताने के लिए 2 मार्क्स हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। रचनाकार का नाम त्रिलोचन है, जिनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। पसंद की पंक्तियां, जिनको मंजिल का पता रहता है। पथ के, ये पोएम कौन सी है, देखो पोएम का नाम तो इसी में दिया हुआ है, नवनिर्माण।
पसंद की पंक्तियाँ, जिनको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास वही कहता है। ये देखिए, ये आपकी बुक की पहली ही पोयम है, इसकी ये वाली लाइन ली गई है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास वही कहता है। आप जो भी लाइंस चाहो, इतनी बड़ी पोयम है और बहुत सारी और भी पोयम है, आप जो चाहो वो लिख सकते हो। पसंद के कारण, प्रस्तुत पंक्तियों में यह बात कही गई है कि एक बार अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेने के बाद, मतलब अपना गोल सेट करने के बाद, अपना गोल फिक्स करने के बाद, मनुष्य को उसको पूरा करने के लिए काम में जी जान से लग जाना चाहिए। फिर मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ, मतलब कितने भी ऑब्स्टेकल्स, कितनी भी बाधाएं, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, उन्हें पूरा करने में सभी कठिनाइयों को सहते हुए, मतलब उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलकर ही रहती है। मतलब अगर आप लगे रहोगे, आपने बचपन में आरुणि की कहानी सुनी होगी ना, कि आरुणि को सब क्या कहते थे कि आरुणि तो पागल है, आरुणि में तो बुद्धि नहीं है, आरुणि तो ऐसा है वैसा है। एक बार खेत में बाढ़ आ जाती है, तब गुरुजी जो है आरुणि को भेजते हैं कि भाई वहाँ पे बांध बनाओ। तो वहाँ पर वो क्या करता है, वो रस्सी से एक पत्थर को पकड़ता है, वो देखता है कि पत्थर पर रस्सी के निशानों से मतलब ऐसे पत्थर पर निशान आ जाते हैं। तो उसको क्या लगता है कि भाई पत्थर पर निशान आ सकते हैं तो मुझ पर क्यों नहीं, तो वो बहुत मेहनत करने लग जाता है। इसी तरीके से व्यक्ति को जो अपने गोल को पाने के लिए जी जान लगा देना चाहिए। अगर आप फिक्स रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलकर ही रहती है। ऐसे व्यक्ति लोगों के आदर्श बन जाते हैं, मतलब आइडियल बन जाते हैं। लोग उनका गुणगान करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। अब कविता का केंद्रीय भाव, यानी कि सेंट्रल आइडिया, थीम। प्रस्तुत कविता में संघर्ष करने, अत्याचार, विषमता तथा निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया गया है तथा समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं मानवता की स्थापना की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथवा, मतलब या तो ये वाला क्वेश्चन कर दो, 6 मार्क्स मिलेंगे, या फिर पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर पेड़ होने का अर्थ, इस कविता का रसास्वादन कीजिए। मतलब 2 पोएम दी गई हैं आपको, या तो आप नवनिर्माण का रसास्वादन कर लो, या फिर पेड़ होने का अर्थ, इस कविता का रसास्वादन कर लो। मतलब यहाँ पर तो आपको एक तरीके से पैराग्राफ में दिया गया है, और यहाँ पर आप उसे मतलब पैसेज के रूप में लिख सकते हो। पॉइंट्स यहाँ पे पॉइंट्स में लिखना है, और यहाँ पर पैसेज के रूप में मतलब आप लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट्स नहीं दिए गए ना कि रचनाकार का नाम लिखो। इसके लिए भी 6 मार्क्स मिलेंगे। मतलब ये करो या ये करो, दोनों में से कोई भी करो, यू विल गेट 6 मार्क्स। तो देखो, पेड़ होने का अर्थ कविता में कवि डॉक्टर मुकेश गौतम पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता मतलब ह्यूमैनिटी, परोपकार आदि मानवोचित मतलब जो मनुष्य के गुण हैं उनकी प्रेरणा दे रहे हैं। मनुष्य जरा सी प्रतिकूल परिस्थितियां, मतलब अपोजिट सिचुएशन आने पर या किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिलने पर हौसला खो बैठता है। मतलब हमारे मन का नहीं हुआ तो मनुष्य क्या करते हैं, वो हिम्मत हौसला, स्ट्रेंथ जो है वो खो देते हैं। पेड़ भयंकर आंधी तूफान का सामना करता है, घायल होकर टेढ़ा हो जाता है, परंतु वह अपना हौसला नहीं छोड़ता, मतलब अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता है। पेड़ के हौसले के कारण शाखों में स्थित घोंसले में चिड़िया के चहचहाते छोटे छोटे बच्चे सारी रात भयंकर तूफान चलने के बावजूद भी सुरक्षित रहते हैं। सचमुच पेड़ का हौसला बहुत बड़ा है। पेड़ बहुत बड़ा दाता है मतलब गिवर है। पेड़ की जड़ें, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल और बीज, अर्थात पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता है। मतलब हर चीज़ यूजफुल होती है, कुछ भी अनयूजेबल नहीं होता। किसी अत्याचार का भी पेड़ कभी बदला लेने की नहीं सोचता है, वह तो जीवन भर देता ही रहता है। हमारी विषैली हवा को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके हमें स्वास्थ्यवर्धक वायु देता है। आप सबको पता है ना कि हम CO2 छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, और O2 को इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। वो हमें पेड़ों से ही मिलती है। पेड़ संत के समान है जो दूसरों को देते ही हैं, किसी से कुछ भी उपेक्षा नहीं रखते हैं। पेड़ तो वास्तव में दधीची है। जिस प्रकार से दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए वज्रास्त्र बनाने के लिए जीते जी अपनी अस्थियां भी दान कर दी थी, उसी प्रकार पेड़ बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर देता ही रहता है। आप इसे थोड़ा छोटा करके भी लिख सकते हो और बड़ा करके भी लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पेड़ है, पेड़ के ऊपर लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कोई दो नंबर का है, एक वाक्य में उत्तर देना है। 4 प्रश्न है, 2 ऑप्शनल है और मतलब 4 में से कोई 2 करने हैं, मतलब 2 ऑप्शन के लिए दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम। दूसरा है गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य है। तीसरा है लोकगीतों के 2 प्रकार। और लास्ट क्वेश्चन 4th है चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। तो चलिए देखते हैं इनके आंसर। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है जो डॉक्टर कवि जगदीश गुप्त हैं उनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियां या रचनाएं, एक ही मतलब होता है। तो इनकी प्रमुख नाव के पांव, शब्द दंश, हिमविद, गोपा गौतम, शंबुक और भारतीय कला के पक्षी। इतने सारे नाम दिए गए हैं, इतने लिखोगे तभी 1 मार्क मिलेगा ऐसा नहीं है। सिर्फ एक नाम गोपा गौतम लिख के आओगे तो भी फुल 1 मार्क मिलेगा। उसने बोला नहीं है इतने नाम लिखने हैं, वो आपको याद रहे इसलिए बताएं। गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है उर्दू। लोकगीतों के 2 प्रकार हैं कजरी और सोहर। चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। देखिए चतुष्पदी चौपाई की भांति 4 चरणों वाला छंद होता है। इसके प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंक्तियों के तुक मिलते हैं। तीसरे चरण का तुक नहीं मिलता है, मतलब पहली लाइन का, सेकंड लाइन का और 4th लाइन की जो एंडिंग है वो मिलती है, लेकिन जो 3rd लाइन है उसकी रिदम नहीं मिलती है, उसका तुक नहीं मिलता है। प्रत्येक चतुष्पदी भाषा और विचार की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होती है और कोई चतुष्पदी किसी दूसरी से संबंधित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है आपका विभाग 3, यानी कि विभाग 2 आपके, यानी कि जो हिंदी पेपर है उसके 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब आता है आपका विभाग 3 विशेष अध्ययन। ये 10 मार्क्स का है। ये करने के बाद आपका 50 नंबर का पेपर सॉल्व हो जाएगा। कृति 3A, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूँ। कनु जो है कृष्ण के लिए यूज किया गया है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। उत्तर लिखिए। युद्ध का सत्य यह है, पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड और क्षमाशील वाला। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड और क्षमाशील वाला। यहाँ से लेके यहाँ तक यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। तो ये वाले 4 वर्ड, पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड और क्षमाशील वाला, यही इन 4 में आपको लिखना है इन बॉक्सेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी ने क्षमाशील वाला की जगह क्षमाशीलता लिखा होगा ना तो उसे भी मार्क्स मिलेंगे। उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द तैयार कीजिए। तो ये भी आपका इसी में से लिया है। देखो क्षण का क्षण भर, कल्पना का कल्पनाएं, तन्मय का तन्मयता और लास्ट है आपका धर्म। तो धर्म का हो गया आपका धर्माधर्म। इसमें धर्माधर्म दिया है। अगर किसी ने धार्मिक लिखा है तो होप के उसको भी मार्क्स मिलेंगे। आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लो। पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड और क्षमाशील वाला, प्रत्यय लगाकर वाला, क्षण भर, कल्पनाएं, तन्मयता और धर्माधर्म। अगर धार्मिक लिखा होगा तो उसको भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन धर्माधर्म तो आपके उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड वाला है युद्ध विनाशकारी होता है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। युद्ध कोई नहीं चाहता क्योंकि युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होता है और महाभारत का युद्ध देखने के बाद सभी को पता चल गया है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि न चाहकर भी युद्ध करना पड़ता है। युद्ध मतलब वॉर। युद्ध में दोनों पक्षों की भारी क्षति होती है, मतलब हैवी लॉसेस। अनेक सैनिक मारे जाते हैं जिसके कारण अनेक परिवार उजड़ जाते हैं। अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था में, यानी कि जो वेपन्स होते हैं ना युद्ध लड़ने के लिए, अब आज की डेट में तो अलग अलग टाइप के चलते हैं, पुराने ज़माने में अलग तरह के चलते थे, तीर कमान वो सब। उनकी व्यवस्था में भारी आर्थिक क्षति होती है। इससे देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। आने वाली पीढ़ियों को युद्ध का परिणाम वर्षों भोगना पड़ता है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि युद्ध जो है वो विनाशकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ए कंप्लीट हो गया, आ गया है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। 4 नंबर का है ये आपका। अभी इसमें देखो जो पहला वाला क्वेश्चन है ना आपका, कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। देखो ये कितनी बार रिपीट हुआ है, मार्च 22 में भी आया है, जुलाई 22 में भी आया है और अब जुलाई 23 में भी आया है। मतलब सेम क्वेश्चन लगातार 3 बार रिपीट हो चुका है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है। मार्च 22, जुलाई 22 और जुलाई 23, यानी कि मार्च में हो गया, फिर री एग्जाम हुए जुलाई में, उसमें भी आया, और अब जुलाई में जो री एग्जाम हुए 2023 में, उसमें भी आया। आंसर देखते हैं इसका।
कनुप्रिया काव्य में राधा अपने प्रियतम कृष्ण के महाभारत युद्ध के महानायक के रूप में अपने से दूर चले जाने से व्यथित है, मतलब दुखी है। महानायक कृष्ण, वह इस बात को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं करती है। कल्पनाएं मतलब इमेजिनेशंस, इमेजिन करती है। कभी अपनी व्यथा व्यक्त करती है तो कभी अपने प्रिय की उपलब्धि पर, उपलब्धि मतलब अचीवमेंट पर गर्व करके संतोष कर लेती है। यह व्यथा मतलब दुख, पेन केवल राधा की ही नहीं है, उन परिवारों के माता पिता की भी है जिनके बेटे अपने परिवारों के साथ नौकरी व्यवसाय के सिलसिले में अपनी गृहस्थी के प्रति, गृहस्थी मतलब जो फैमिली लाइफ है, जैसे घर में वाइफ के खर्चे, घर के आटा दाल चावल के खर्चे, बच्चों की फीस, मतलब जो उनका खुद का परिवार है, उसके प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए अपने माता पिता से दूर रहते हैं। उनसे बिछोह लिखा है या फिर विछोह लिखा है, दोनों करेक्ट हैं, कि व्यथा उन्हें भोगनी पड़ती है। भोले माता पिता को लाख माता पच्ची करने पर भी समझ में ये नहीं आता कि सालों साल तक उनके बेटे माता पिता को आखिर दर्शन क्यों नहीं देते हैं, मतलब उनसे मिलने क्यों नहीं आते हैं। पर वहीं उनको ये संतोष और गर्व भी होता है कि उनका बेटा वहाँ बड़े पद पर है। इसी तरह व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाली भावनाओं में भी राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा व्यक्त होती है। तो ये आपके इंसान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो लगातार 3 बार से आ रहा है, कुछ भरोसा नहीं 2024 के एग्जाम में भी आ जाए। तो इसके आंसर को ध्यान से देखो और उसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंगल छाया में राधा के 2 रूप दिखाई देते हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये देखो, अमंगल छाया में भी राधा के 2 रूप दिखाई देते हैं, क्योंकि अवचेतन मन में बैठी हुई राधा अपने चेतन मन वाली राधा को संबोधित करते हुए कहती है, हे राधा, यमुना के घाट से ऊपर आते समय कदम्ब के पेड़ के नीचे खड़े कन्नू को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तुम जिस मार्ग से लौटती थी, हे बावरी, आज तुम उस मार्ग से मत लौटना। हे बावरी, आज तू उस मार्ग से हटकर खड़ी हो जा, क्योंकि ये सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं पहचानते हैं। यह आम की डाल जो तुम्हारे कन्हैया को अति प्रिय थी, वो इस पर तेरे लिए बंसी बजाते थे, आज काट दी जाएगी, क्योंकि ये कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची ऊंची पताकाओं में उलझती है। हे राधे, तू उदास क्यों होती है? इस भीड़ भाड़ में तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पहचानने वाला कोई नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि अमंगल छाया में भी राधा के 2 रूप दिखाई देते हैं, मतलब अवचेतन मन में बैठी हुई राधा जो है वो अपने चेतन मन वाली राधा से बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका विभाग 3 भी कंप्लीट हो गया है, विभाग 4 देखते हैं। निम्नलिखित का उत्तर लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखिए। महात्मा गांधी जीने की प्रेरणा देने वाला महामानव, इस विषय पर ब्लॉग लिखिए। आपको ब्लॉग लिखना है या फिर नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो पढ़कर क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए पहले गांधी जी पर ब्लॉग देख लेते हैं। ये सेक्शन भी 20 मार्क्स का है और ये लिखने के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। गांधी जी के ऊपर लिखने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बचपन से गांधी जी के बारे में सुनते और पढ़ते हुए आते हैं। छोटी सी क्लास से ही हमें गांधी जी की जयंती आती है 2 अक्टूबर, उनके बारे में कितना कुछ सुनने के लिए मिलता है। वहीं से शुरुआत हो जाती है। महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम सब राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं, इस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र हित में लगा दिया। महात्मा गांधी की कुर्बानी की मिसाल आज भी दी जाती है। व्यक्तिगत जीवन में मूल्यों के प्रति समर्पित होने वाले गांधी, देखो गांधी को ऐसे चंद्र बिंदु लगा के भी लिखते हैं कुछ लोग और ऐसे बिंदी लगा के भी, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे तरीके से ज़्यादातर लोग लिखते हैं, लेकिन ऐसे भी लिखा जाता है। गांधी जी भी अनेक लोगों को प्रभावित करते हैं। उनका यह विचार कि विरोधियों को शस्त्र से नहीं प्यार से जीता जा सकता है, मतलब वो अहिंसावादी थे गांधी जी, सभी पसंद करते हैं। संक्षेप में महात्मा गांधी किसी एक की सोच में समा सकने वाला व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी नहीं है। महात्मा गांधी एक विशाल वृक्ष हैं जो किसी एक व्यक्ति के आकलन के दायरे में समा नहीं सकता। मानवता ही उनका एकमात्र धर्म थी। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी मात्र भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी वंदनीय हैं। महात्मा गांधी महानायक थे जिनके कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। मैंने इतना ही लिखा है, आगे पेज छोड़ा है, आप मतलब मैंने तो इतना ही लिखा है, आप चाहो तो इसे और बड़ा कर सकते हो क्योंकि गांधी जी के बारे में हर कोई जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। एक पैसेज दिया गया है। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया, यहाँ से लेके और यहाँ तक है आपका। पहला क्वेश्चन, ये फीचर में 4 चांद लगा देते हैं। क्या क्या फीचर में 4 चांद लगा देते हैं? लास्ट लाइन में इसका आंसर है, ये देखो इस पैसेज की, ये देखो, कथन,
उद्धरण, लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग फीचर में 4 चांद लगा देता है। तो कौन से 4 वर्ड लिखने हैं आपको? कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग। बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड, गद्यांश में से ढूंढकर, मतलब ऊपर वाले पैसेज में से ही ढूंढकर लिखने हैं। तो पठनीय का है आपका अपठनीय। ये देखिए पठनीय का क्या है आपका? अपठनीय, मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके, और पठनीय जिसे पढ़ा जा सके। विस्तार मतलब बहुत फैला हुआ, इसका अपोजिट है संक्षिप्त। नेक्स्ट वर्ड है आपका पास। पास का तो ढूंढ आसानी से मिल जाएगा आपको, पास का है दूर। नेक्स्ट है आपका बुरा, और बुरा का है अच्छा। ये देखो पास का दूर यहाँ पे दिया हुआ है, और बुरा का है आपका अच्छा। ये देखो ये रहा अच्छा। तो चारों मिल गया आपको आपके पैसेज में से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के युग में रोजगार का महत्व, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोजगार का महत्व मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आपको लिखना है। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इंग्लिश के पेपर में भी आ सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के युग में रोजगार, ऊपर वाले पे उसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट वाला देखो। आज के युग में रोजगार का महत्व, रोजगार प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा विषय, रोजगार को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। हर कोई बेहतर से बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में रहता है। विश्व में आज रोजगार की समस्या एक अहम मुद्दा है। विश्व में मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। लोग पढ़ लिख के बेचारे बेरोजगार होकर घरों में बैठे हैं, उनके पास जॉब नहीं है करने के लिए। बहुत अधिक आबादी मतलब पॉपुलेशन, और अवसरों मतलब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी के कारण लाखों लोग रोजगार पाने से वंचित रह जाते हैं। बढ़ती आबादी और महंगाई की मार में अब परिवार के 1 या 2 सदस्यों के पास रोजगार होना पर्याप्त नहीं है। हर एक व्यक्ति को अब रोजगार की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए सरकार देश में रोजगार के अवसर बढ़ाकर ही रोजगार की समस्या को खत्म कर सकती है। यानी कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तभी तो लोगों को जॉब मिलेगी। जॉब मिलेगी तो आदमी कुछ कर सकेगा, अदरवाइज पढ़े लिखे नवयुवक हमारे देश में ऐसे ही बेरोजगारों के घरों में बैठे हैं। इसे आप कितना भी बड़ा लिख सकते हो, मतलब ये 100 से 120 शब्दों में अगर देगा ना तो भी आप लिख सकते हो। 40 और 50 शब्दों में दिया था, इसलिए हमने एक ही पैराग्राफ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार से लिखिए। पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ से दूसरा, ये देखो ये सेम क्वेश्चन आपका जुलाई 2022 में भी आया था और अभी जुलाई 2023 में भी रिपीट, यानी कि 2 टाइम्स लगातार रिपीट हो चुका है। 2024 के एग्जाम में भी आने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि कई क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहते हैं। मंच संचालन एक कला है। मंच क्या होता है आपको पता है ना? स्टेज होता है, एक कला है। मंच संचालक श्रोता मतलब जो बैठी रहती है ना पब्लिक ऑडियंस वो, और वक्ता मतलब स्पीकर जो बोलने वाला होता है वो, उनको जोड़ने वाली कड़ी होती है। उत्तम मंच संचालक बनने के लिए संचालक को अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। जिस तरह का कार्यक्रम हो उसी तरह की तैयारी भी होनी चाहिए। मंच संचालक के लिए प्रोटोकॉल का ज्ञान, प्रभावशाली व्यक्तित्व, हंसमुख हाजिर जवाबी तथा विविध विषयों का ज्ञान होना चाहिए। भाषा पर उसका प्रभुत्व होना आवश्यक है, क्योंकि 40, 50, 80 से 100 शब्दों में लिखना है। और आगे नेक्स्ट पेज पे लिखा है उसका जो परिधान है, उसकी जो मतलब ड्रेस है, वेशभूषा आदि है, वो सहज और गरिमा में होनी चाहिए, मतलब अच्छी डिसेंट होनी चाहिए। उसके अंदर आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सतर्कता मतलब एक्टिव होना चाहिए। सहजता के साथ श्रोताओं का उत्साह बढ़ाने का गुण आवश्यक है। उत्तम मंच संचालक बनने वाले व्यक्ति को उपर्युक्त गुणों को आत्मसात करना आवश्यक है। आत्मसात मतलब इनहेरिट करना, मतलब जो स्टेज पे हमारा बोल रहा है अगर वो अच्छा बोलेगा तभी तो इंटरेस्ट आएगा ना सुनने वाले को, तो वरना ऑडियंस क्या होगी, बोर हो जाएगी, लोग जाने लगेंगे उठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये आपका चैप्टर 18 में से लिया गया है। चैप्टर 18 प्रकाश उत्पन्न ये यहाँ से इसका आंसर लिया गया है। देखिए, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव इसमें सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इसमें से ऐड कर करके लिखा है, पूरा एज इट इज नहीं है ये, तो आंसर देखना जरूरी है आपका। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव विश्व में सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले, प्रकाश मतलब लाइट, उत्पन्न करने वाले जीव
थल मतलब लैंड की अपेक्षा सागरों और महासागरों में अधिक हैं। ये मुख्य रूप से 220 मीटर से लेकर 1100 मीटर की गहराई वाले भागों में अधिक पाए जाते हैं। अभी जो पनडुब्बी डूबी आपने देखा ही होगा, टाइटैनिक देखने के लिए जो लोग गए थे, उनकी जो क्लिपिंग्स चली है उसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो एंड में है वहाँ पर इतना अंधेरा होता है कि वहाँ पर सिर्फ वही वाले जीव रह पाते हैं जो खुद की बॉडी से लाइट बनाते हैं। तो मुख्य रूप से 220 मीटर से लेके 1100 मीटर की गहराई वाले भागों में अधिक पाए जाते हैं। इस भाग में जेलीफिश, सीक्विड, क्रिल, विभिन्न जातियों के झींगे आदि रहते हैं तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्योंकि समुद्र में अधिक गहराई पर हल्का अथवा घना अंधेरा रहता है, क्योंकि वहाँ पर जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, वो एक लिमिट से आगे नहीं जाती है। यह अंधेरा गहराई के साथ बढ़ता जाता है, मतलब जितनी गहराई बढ़ती जाती है उतनी जो है अंधेरा, डार्कनेस जो है वो भी बढ़ती जाती है। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव अपने प्रकाश का उपयोग ठीक उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मानव टॉर्च, बल्ब आदि का उपयोग करता है। जुगनू को तो हम सभी ने देखा होता है। जुगनू पूरे वर्ष प्रकाश उत्पन्न करता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव सभी जगह पर पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये दोनों हो गए हैं आपके। आपको दोनों में से कोई एक ही लिखना था, 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन दोनों बताए गए हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक चीज़ और देखो, अभी जो है आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो अभी अगस्त आने वाला है और अगस्त में वो वहाँ पे लैंड करने वाला है। तो जो नेक्स्ट 2024 के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें चंद्रयान के ऊपर भी लिखने के लिए आ सकता है, तो आप उसके ऊपर भी पढ़ें, और मैं भी बहुत जल्दी चंद्रयान के ऊपर मेरे चैनल पर अपलोड करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही, ये हिंदी के पेपर में भी आ सकता है और चंद्रयान के ऊपर, और इंग्लिश के पेपर में भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि 2020 में जो है चंद्रयान 2 हुआ था लॉन्च, और 2020 के जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसमें चंद्रयान 2 के ऊपर ही पैसेज दिया गया था। इसलिए अब 2024 में चंद्रयान के ऊपर ध्यान दें। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाव विस्तार को पल्लवन भी कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। सूत्र संचालक का मिलनसार होना भी आवश्यक है। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन प्रारंभ हुआ। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव विश्व में सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। तो चारों का आंसर हो गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। हिंदुस्तान का आदमी वनस्पति को अपना प्रतिरूप मानता है, संतान को वासुदेव वृक्ष के रूप में देखता है, और एंड हुआ है ये यहाँ पे आपका इमलिया, बांसगांव, कठरवा। तालिका पूर्ण कीजिए। अभिनंदन के लिए थाल में सजने वाली चीज़ें: पान, सुपारी, हल्दी, दूब, नारियल। कहाँ से लिया है? मन से नहीं लिखा है ये देखो। किसी का भी अभिनंदन करना हो तो थाली में क्या क्या रखा हो? तो थाल में जरूर सजेंगे क्या क्या? पान, सुपारी। देखो पान सुपारी को एक साथ लिखा जाता है, पान और सुपारी अलग अलग नहीं है। ये जहाँ पे बीच में ऐसे डैश आ जाएगा वो एक ही वर्ड होता है, शब्द युग्म इन्हें बोलते हैं। जैसे कि माता पिता, खेती बाड़ी, वैसे ही पान सुपारी और कॉमा लगाए, मतलब ये एक ही वर्ड है। पान सुपारी पहला वर्ड, हल्दी आपका दूसरा, दूब आपका तीसरा, और नारियल आपका चौथा, यानी कि फोर्थ है। तो 4 चीज़ें आपकी थाली में आ गई: पान, सुपारी, हल्दी, दूब और नारियल। पेड़ों के नाम से गांव के नाम लिखिए। इमली से, ये देखो इमली से इमलिया, खजूर से खजुराही, बरगद से बरगदवा, और कटहर से कटहरवा। तो चारों आपको मिल गए ऊपर, ये देखो बरगदवा, इमलिया, कटहरवा और खजुराही। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संस्कृति का महत्व इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। पल्लवन, मिलनसार, 2002 और जीव। रिक्त स्थान का है ये। तालिका पूर्ण कीजिए का भी ले लो, ये रहा और ये रहा। और नेक्स्ट देखो, भारतीय संस्कृति मतलब इंडियन कल्चर विश्व की सबसे प्राचीन मतलब ओल्ड संस्कृतियों में से एक है। सम्मान, मानवता, प्रेम, परोपकार, भाईचारा, भलाई, भाईचारा मतलब फ्रेटर्निटी, भलाई मतलब दूसरों के लिए अच्छे कार्य करना, धर्म आदि हमारी संस्कृति की मुख्य विशेषताएं हैं। आज हर देश आधुनिकता की दौड़ में अपनी संस्कृतियों को पीछे छोड़ रहा है, लेकिन हम भारतीयों ने आज भी अपनी संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को नहीं छोड़ा है। इसे विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है। भारतीय संस्कृति व सभ्यता आदि काल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई।
निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के परिभाषिक शब्द लिखिए। पहला वाला आपका एम्बेसडर, एम्बेसडर होता है राजदूत। बॉन्ड मतलब बंध पत्र। बैलेंस मतलब शेष राशि, और ये जुलाई 2022 में भी आया था और अभी जुलाई 2022 में भी आया, मतलब ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक विवरण। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, ये भी मार्च 22 में आया था। एंटीबायोटिक को बोलते हैं प्रतिजैविक पदार्थ, ये भी जुलाई 2022 में आया था, अभी रिपीट हुआ है। ग्राफिक टेबल यानी कि आरेखन तालिका, ये भी जुलाई 22 में आया था, रिपीट हुआ है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि एकीकृत परिपथ, स्क्रीनशॉट ले लो, एक जगह लिखा हुआ है, क्लीन है ना, यहाँ पे आप अच्छे से लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका विभाग 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आपका आता है लास्ट सेक्शन, व्याकरण सेक्शन, जिसे बोलते हैं विभाग 5। तो चलिए इनका आंसर देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल हैं। ये क्या है आपका अपूर्ण वर्तमान काल में आपको इसे कन्वर्ट करना है। तो अपूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल के जो सेंटेंस होते हैं ना, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, काल मतलब टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस। अपूर्ण मतलब जो कंप्लीट ना हुआ हो, पूर्ण ना हुआ हो, मतलब इनकम्प्लीट हो, जिससे ये पता चले कि हमारा जो काम है वो हो रहा है। जैसे कि वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो किस में एंड होते हैं? अंत में रहा है, रहे हैं, रही ही पे। तो उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल हैं। क्या बनेगा ये? उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। नीचे की तरफ तानसेन बैठा है, इसे किस में बनाना है? पूर्ण भूतकाल यानी कि कंप्लीट पास्ट टेंस में, पूर्ण भूतकाल में बनाना है, मतलब कि काम जो है वो पूरा हो चुका है काम। तो जैसे लाया था, गया था, उठा था, बैठा था, वैसे ये होता है। देखो, नीचे की तरफ तानसेन बैठा था, इस वेग में वह पिस जाता है, इसे आपको सामान्य भविष्यकाल यानी कि जनरल फ्यूचर टेंस में बनाना है। इस वेग में वह पिस जाएगा, वह रोते रोते गाने भी लगेगी, सामान्य भूतकाल यानी कि जनरल पास्ट में, मतलब गा, गी, गे, ये सब इसमें आता है। मतलब गया था, किया था, रहा था, मतलब लाई थी, लाया था, लाए थे, ऐसे। अब देखो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। दूसरा, नीचे की तरफ तानसेन बैठा था, पूर्ण भूतकाल है। तीसरा, इस वेग में वह पिस जाएगा, सामान्य भविष्यकाल में चेंज किया है। वह रोते रोते गाने भी लगेगी, सामान्य भूतकाल, मतलब था थी थे नहीं आएगा, गागी गे आएगा फ्यूचर में। था थी थे जो है वो पास्ट में आता है, कंफ्यूजन था मुझे। और रोते रोते गाने भी लगी, मतलब गागी गे तो फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर में था ना, तो ये हमें सामान्य भूतकाल, मतलब वह रोते रोते गाने भी लगी, यहाँ पर इसकी एंड आएगी थी में। वह रोते रोते भी गाने लगी, मतलब पास्ट की बात है ये। वह रोते रोते गाने भी लगी थी, पूरा सेंटेंस बनेगा ये थी पे। वह रोते रोते गाने भी लगी थी। इसमें मैं कंफ्यूज्ड हो गई थी, मुझे लगा भूतकाल नहीं भविष्यकाल है ये, लेकिन ये सामान्य भूतकाल में हमें चेंज करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में उद्गृत अलंकार पहचान कर उनके नाम लिखिए। ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी, इसमें उपमा है। उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, उत्प्रेक्षा। पात्रा ही तिथि पाइयों वा घर के चौपास, अनुप्रास अलंकार है। और सबे सहायक सबल के कौन निबल सा, इसमें भी अनुप्रास है, ले लो स्क्रीनशॉट। उत्प्रेक्षा, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार। लास्ट वाला देखो, निम्नलिखित पंक्तियों में अद्भुत रस पहचान कर उनके कोई 2 नाम लिखिए। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, रौद्र रस, मतलब गुस्सा है ना तो रौद्र रस। एक अचंभा देखा रे, अचंभा मतलब सरप्राइज है तो अद्भुत रस। कटत नटत रीझत खीजत लजियात, इसमें श्रृंगार रस है। माटी कहे कुमार से तू क्या रौंदे मोहे, इसमें है शांत रस। स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। लास्ट है ये, आपके सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टस से मसने होना, रहा का रोड़ा बनना। तो चारों देखो, टस से मसने होना मतलब कुछ असर नहीं पड़ना। मेरे लाख समझाने पर भी वो टस से मसने हुआ और फेल हो गया, मतलब लाख समझाया कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ा और फेल हो गया। रहा का रोड़ा बनना, बाधा या विघ्न उत्पन्न करने वाला, काम में बाधा आना। राह में रोड़े पड़ने पर भी साहसी लोग कभी नहीं रुकते, कभी नहीं हारते। नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना। पुलिस की आंखों में धूल झोंककर चोर भाग गया। पापड़ बेलना मतलब काफ़ी संघर्ष करना, तरह तरह के प्रयास करना। मैंने अपना व्यापार चलाने में बहुत पापड़ बेले हैं। आपको मीनिंग भी लिखना होता है और फिर सेंटेंस में उसका यूज़ भी करना होता है। वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो।
अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। तो देखो अतिथि में, यहाँ पे अतिथि में बड़ी ई की मात्रा आई है ना, अतिथि में छोटी ई की मात्रा आएगी। तो अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। तो देखो नहीं है में रॉन्ग लिखा है ना, है पे छोटी ई की नहीं बड़ी ई की मात्रा आएगी। तो ये रहा चेंज। नौजवान साधु ने, अब देखो नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। तो नौजवान साधु ने शर्त जो है वो मंजूर कर ली। नेक्स्ट है संभलकर चलने का संस्कार नहीं दिए गए हैं। तो संभलकर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। संस्कार में आधा से आएगा, ये देखो यहाँ पे पूरा से दिया गया है। लंदन यात्रा की तिथि भी आ गई है, तो तिथि गलत लिखा गया है। लंदन यात्रा की तिथि भी आ गई है। देखो इसमें तय पे बड़ी ई की मात्रा लगी है ना, तय पे छोटी ई की मात्रा आएगी। लंदन यात्रा की तिथि भी आ गई, नंबर 4। तो आपके चारों कंप्लीट हो गए। पूरा हिंदी का पेपर आपका सॉल्व हो गया। इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और ऐसे और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल M2 के साई को सब्सक्राइब करें। बाकी जितने भी पेपर्स हैं उन सभी का सॉल्यूशन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।